हेलो। आज हम लोग झारखंड के जो मॉडल पेपर जो है सब्जेक्टिव जो साइंस का जो होता है मॉडल प्रश्न जो होता है 2022-23 का उसका हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल जो 40 नंबर का दिया गया है और कुल जो है 19 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 से 7 तक दिया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का मान दिया है 2 अंक का दिया गया है, यानी 1 से 7 तक आप 7 लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है और जिसमें से किन्हीं 5 को प्रश्न को ही बनाना है और 2 नंबर का दिया गया है। और प्रश्न 8 से लेकर 14 तक जो है उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, जिसमें 5 प्रश्नों को उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित किया गया। और प्रश्न जो है 15 से 19 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें किन्हीं 3 प्रश्नों को ही उत्तर देना है और प्रत्येक अंक के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। यानी आपको टोटल जो क्वेश्चन बनाना है 5 5 10 10 और 3 13 क्वेश्चन बनाना है 19 में। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। जो चुंबक क्षेत्र रेखा जो बनती है उनका क्या के 2 गुण कौन कौन से। तो चुंबक क्षेत्र रेखा के जो 2 गुण हैं, तो चुंबक रेखाएं जो है इसका बात करेंगे। चुंबक क्षेत्र रेखाएं जो है ये जो है एक बंद वक्र रेखा होती है, जो है ये चुंबक क्षेत्र रेखा होता है, एक बंद होता है, चारों तरफ से हम लोग क्लोज कर बोलेंगे। जो उत्तरी ध्रुव से यानी उत्तर ध्रुव से क्या करता है, शुरू होता है और दक्षिणी ध्रुव तक वो समाप्त हो जाती है। और ये चुंबक क्षेत्र रेखाएं हैं, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जो क्षेत्र रेखाएं बनाती है, इनकी रेखाएं जो होती है प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी काटती नहीं है। इसमें 2 गुण लिखने के लिए बोला है, तो 2 ही गुण लिखिएगा। आगे है इसका और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। जब वक्रता केंद्र पर रखा जाए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखते हैं तो उसका स्वच्छ किरण आरेख, तो स्वच्छ किरण आरेख इसको आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। रेड डायग्राम जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें अगर हम वस्तु को सी पर रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है सी पर बनता है, समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा, लेकिन इसका वास्तविक उल्टा, यानी वास्तविक उल्टा बनेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं और उदाहरण दे। उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वैसा धातु ऑक्साइड होता है जो आम्ल एवं क्षारक यानी आम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करती है। यानी वैसा उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वैसा धातु ऑक्साइड होता है जो आम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करती है, उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और ये जो होता है जैसे हो गया तुम्हारा जडन जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम क्या है, यानी आधुनिक आवर्त नियम किसको कहते हैं, यानी तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है उसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में कैसे लिखेंगे। तो इसको आधुनिक आवर्त सारणी में में तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु संख्या की, यानी उसका जो तत्वों को जो अरेंजमेंट किया गया उनके भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन, यानी परमाणु संख्या का आवर्त फलन मतलब उसके बढ़ते क्रम में दर्शाया गया, जिसको हम लोग आधुनिक आवर्त का नियम कहते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि पित्त का क्या कार्य है, यानी पित्त जो होता है वो क्या काम करता है हमारे शरीर में, जो होता है पित्त यकृत से पित्त का निर्माण करता है। तो पित्त क्या काम करता है, पित्त जो होता है हमारे शरीर में जो लिपिड होता है उस लिपिड को
पचाने में सहायता करती है और अवशोषण में सहायक होती है। साथ ही साथ हमारे जो फैट्स रहता है उसको पाचीकरण में भी एक महत्वपूर्ण निभाता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, यानी फूड चेन किसको कहा जाता है। उदाहरण दें तो फूड चेन जैसे क्या होता है, जब कोई जीव क्या करता है, जीवन के लिए किसी दूसरे जीव को खाकर जीवित रहता है, यानी दूसरे जीव को खा के जीवित रहेगा, तब उस तरह का जो श्रृंखला बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं आहार श्रृंखला। जैसे घास है, घास को हिरन खाया, हिरन को कौन खाया, शेर खाया, तो ये एक तरह का श्रृंखला बन जाता है जिसको हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी इसका हम लोग समझ सकते हैं कि कोई जीव होता है, जीवन के लिए एक जीव को खा जाता है और जीवित रहता है, तो इस प्रकार को हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। अगला है निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखिए, यानी जनन की कौन कौन सी विधि है। जैसे हो गया हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होता है, तो जनन की जो विधि होता है हाइड्रा में हो गया मुकुलन के द्वारा होता है। और बी नंबर में दिया है जैसे राइजोपस में होता है बीजाणु समासंग। इसमें क्या होता है, बीज पूरा विकसित हो जाते हैं और विकसित होने के बाद जब सूख जाते हैं बीज, तो उससे क्या होता है कि बीजाणु नीचे गिर जाते हैं और उससे बीज का निर्माण करते हैं, और ये इसका जो जनन होता है ये राइजोपस होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन में है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी सेक्शन बी का है क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार की लेंस का प्रयोग करेंगे। यानी हम लोग इसको जो निकट दृष्टि दोष क्या है, कैसे किसको कहते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं और इसका क्या कारण है निकट दृष्टि दोष का। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि नेत्र का वैसा दोष होता है, वैसा दृष्टि दोष होता है, जिसके कारण कोई व्यक्ति जो होता है निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यानी कोई वस्तु जो होता है निकट की रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। कहने का मतलब है कि हम सामने की वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन दूर पर रखा वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसका कारण क्या होता है, नेत्र गोलक जो नेत्र गोलक होता है, वो नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है, और फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी का कम हो जाता है, यानी फोकस दूरी कम होने लगता है, तो ये बीमारी हो जाता है निकट दृष्टि दोष। अब इस दोष को हम लोग निवारण करने के लिए संशोधन करने के लिए क्या करेंगे, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस का प्रयोग करने से क्या होता है कि जो निकट रखी वस्तु दूर रखी वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख सकेंगे, और इस तरह से हम लोग निकट दृष्टि दोष से ठीक हो सकते हैं। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल क्या दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या कोई बीम मतलब वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। यानी बीम का साइज दिया गया है H1 मान ले 7 सेंटीमीटर दिया है, फोकस दूरी दिया गया है 18 सेंटीमीटर, और इसमें अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण फोकस दूरी माइनस में होता है ना 18 सेंटीमीटर। फिर दिया है वस्तु की दूरी है, और हमेशा जो दर्पण होता है तो वस्तु की दूरी को हम लोग माइनस लिखते हैं, क्योंकि बाईं तरफ रहता है, दर्पण के बाईं तरफ रहता है तो माइनस लिखते हैं। तो आपको निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, यानी भी बराबर निकालना है, प्रतिबिंब के साथ S2 निकालना है, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी M निकालना है, आवर्धन मैग्निफिकेशन। तो हम लोग देखते हैं दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v का मान रहने दिए प्लस VU का मान दिया -27 लिखे बराबर -1/18।
प्लस माइनस 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 हो गया 1/27, इसको उठा के इधर लेते हैं -1/18, तो -1/18 तो इधर हो जाएगा +1/27, तो इसका एलसीएम लेंगे 18 और 27 का एलसीएम 54, तो 18 × 3 = 54 हो, तो -3 + 2, तो 1/v = -1/54, तो v का मान हो गया -54 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब जो होगा 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा दर्पण से। उसके बाद निकालना है कि प्रकृति क्या है, वो किस टाइप का है, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, इसका हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन बराबर m बराबर -v/u होता है, तो माइनस लिखे, v का मान -54, तो इसका और vu का -70 कट गया, तो -54/27 तो -2 हो गया, यानी इसका आवर्धन हो गया -2। यहाँ m का मान जो होता है -2 दिखा रहा है, इससे पता चलता है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा बनता है। माइनस दिखा रहा है, प्रतिबिंब किससे बनेगा, वास्तविक उल्टा। ये हो गया प्रकृति। उसके बाद इसका साइज निकालना है कि वस्तु का साइज किस तरह होगा। हम लोग देखते हैं वस्तु जो कितना बड़ा बनेगा। इसको वस्तु का साइज जो होगा m बराबर लिखेंगे h2/h', यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो m का मान आया था -2 लिखे, h2 लिखे, h1 का मान हो गया 7 लिखे, h2 बराबर हो गया -7 × 2 यानी 7 × 14, यानी उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में दिया गया है 10वां क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत क्यों कहते हैं। संयोजन जो है वियोजन का विपरीत क्यों कहते हैं, उदाहरण देके समझाना है। तो संयोजन जो होता है कि जिसमें कोई जो पदार्थ होता है आपस में जुड़ता है, उसको संयोजन कहेंगे। इसको हम लोग देखेंगे कि वैसे अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त करके यानी जुड़ करके एक नया पदार्थ बनता है, तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO + CO2 को जब हम लोग अभिक्रिया करते हैं तब बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी 2 पदार्थ जुड़ा तो एक पदार्थ का निर्माण हुआ, तो एक पर संयोजन हुआ यानी जुड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। लेकिन अगर वियोजन का बात करेंगे तो वियोजन क्या करता है कि वैसे अभिक्रिया होता है जिसमें एकल पदार्थ यानी एकल जो पदार्थ होता है, एकल पदार्थ क्या करता है, टूटता है। एकल पदार्थ वियोजित होता है यानी टूटेगा, वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करती है। यानी एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है, तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया करते हैं। इसमें वियोजन का मतलब सीधी याद रखिएगा, टूटना। इसमें एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है, तो उसको वियोजन का अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड + CO2, तो कैल्शियम ऑक्साइड का CO2 बनेगा, तो ये इस तरह का टूट रहा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ निर्माण हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार संयोजन अभिक्रिया जो वियोजन का विपरीत है, जस्ट उल्टा है, यानी इसमें जुड़ रहा है तो इसमें टूट रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया वियोजन का अभिक्रिया विपरीत है। अगला है 11 नंबर। मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या कमियां हैं यानी क्या दोष है, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया। जो मेंडलीव जो है अपना आवर्त सारणी दिया था तो उसमें क्या कमी था, क्या दोष था, और उसने आधुनिक सारणी में किस प्रकार दूर किया, यानी दोष को कैसे दूर किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो देखेंगे हम लोग कि जो मेंडलीव जो साइंटिस्ट है आधुनिक आवर्त सारणी को जब दे रहे थे तो उसमें क्या कमियां था। तो पहला कमी था कि उसने जो हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं देने सका, यानी हाइड्रोजन की स्थिति जो है सही स्थिति नहीं बता सका कि हाइड्रोजन का कहाँ रखा जाए। तो ये पहला कमी ये था कि हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं देना। फिर दूसरा कमियां था कि समस्थानिकों के लिए स्थान उपलब्ध ना, जो आइसोटॉप्स होता है उसको सही स्थान नहीं मिला। ये भी तो ये 2 कमियां जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी से मिला।
जो ये कमियाँ जो मतलब ये 2 कमियाँ थी और इन कमियों को आधुनिक आवाज़ सारणी जब बनाने लगा तो इन कमियों को किस प्रकार दूर किया गया? तो इन कमियों को जो दूर करने के लिए आधुनिक आवाज़ सारणी में जो हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन को प्रथम आवर्त में यानी पहला आवर्त में और प्रथम समूह में ही रखा गया। यानी हम लोग पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहला आवर्त में ही रखा गया और प्रथम समूह में रखा गया। तो ये तो हो गया, हाइड्रोजन का स्थान तो मिल गया, लेकिन अब हम लोग देखेंगे उसका समस्थानिक का स्थान अब कहाँ दिया। समस्थानिक स्थान जो होता है कि समस्थानिक जो होता है प्रत्येक सभी समस्थानिकों को हम जो समस्थानिक होता है परमाणु संख्या के समान होती है, और जो समान होने के कारण क्या होता है, जो परमाणु संख्या जो होता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु संख्याएं को व्यवस्थित किया गया है तो उसका आरोही क्रम व्यवस्थित किया गया है। तो उसी तरह थी जो समस्थानिकों को जो होता है परमाणु संख्या के आधार पर उसको व्यवस्थित किया, सजाया गया। तो इस प्रकार जो आधुनिक सारणी में जो मेंडलीव की जो कमियां थी, दोष था, उसको दूर किया गया, इस टाइप का। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन के इतने यौगिक होने के क्या कारण है? कार्बन जो होता है बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है, क्या कारण है? जैसे पेड़ हो गया, जैसे मनुष्य हो गया, ये सभी कार्बनिक कंपाउंड है। तो इसका क्या रीजन है कि ये बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है? तो इसका जो 2 कारण होता है, पहले संयोजकता, यानी कार्बन की जो होता है संयोजकता 4 होता है। ये क्या करता है कि कार्बन जो होता है संयोजकता 4 होने के कारण किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसी को 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसी कारण ये जो गुण होता है, इसके कारण जो कार्बन लंबी बड़ी संख्या में यौगिक बना सकती है। अगला है श्रृंखलन। श्रृंखलन में कार्बन जो होता है इस कार्बन श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, और श्रृंखलन के गुण के कारण ही कि जो होता है कार्बन एक बहुत बड़ी यौगिक में यौगिक बनाता है। तो ये 2 कारण हो गए संयोजकता, श्रृंखलन। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर में दिया गया है कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? यानी दोहरा परिसंचरण जो होता है किस रस होता है, उसको किसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण? तो दोहरा परिसंचरण जो होगा, दोहरे का मतलब होता है 2 बार। परिसंचरण तो होता है जो रुधिर का हृदय में 2 बार आना जाना, यानी जो होगा रक्त होता है हृदय में जो होता है 2 बार जब आना जाना का जब बाहर जाना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दोहरे परिसंचरण। और दोहरे परिसंचरण में तो हम लोग ऑक्सीजनित, जैसे विऑक्सीजनित रुधिर होता है, विऑक्सीजनित रुधिर रक्त के विऑक्सीजन रुधिर जो होता है रक्त के शरीर के विभिन्न भागों से, यानी जो विऑक्सीजन जो रुधिर रहेगा, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहेगा, वो शरीर के विभिन्न भागों से क्या करता है, महाशिरा के द्वारा जो अलिंद रहेगा, यानी हृदय को जो हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, अलिंद, निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, तो महाशिरा के द्वारा दाएं अलिंद पर जाता है। और दायां अलिंद में जाने के बाद वो इकट्ठा किया जाता है, दायां अलिंद में इकट्ठा हो जाता है, दायां अलिंद में इकट्ठा हो जाता है। और जब जब दायां अलिंद सिकुड़ता है, जब दायां अलिंद सिकुड़ेगा तो फिर ये दायां नीले में चला जाता है, और दायां नीले में जाता है तो दायां नीले सिकुड़ता है तो विऑक्सीजनित क्या होता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में चला जाता है। उसके बाद जब फेफड़े में चला जाता है तो जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है और यह रक्त ऑक्सीजनित होकर फुफ्फुस सिराओं के द्वारा वापस हृदय में जाता है। और बायां अलिंद क्या करता है, बायां अलिंद बायां अलिंद में जाता है। जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो ऑक्सीजनित रक्त बायां नीले में चला जाता है, और बायां नीले सिकुड़ता है तो वो रक्त जो होता है विभिन्न भागों से महाधमनी के में महाधन वितरित हो जाती है। और इस प्रकार जो होता है ये प्रक्रिया जो 2 बार गुजरता है, जिसके कारण ये विऑक्सीजनित जो होता है दूसरी बार विऑक्सीजनित रक्त को गुजरना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। इसको हम लोग देखेंगे, जिससे क्या है, ये हृदय जो होता है एक मुट्ठी का आकार का होता है, इसको हम लोग हृदय बात करेंगे। ये जो है ये ये जो होगा
दायां अलिंद और दायां निलय। दायां अलिंद, दायां निलय, और इसको बोलेंगे बायां अलिंद और बायां निलय। तो इसमें जो होता है, जो इसमें बात करेंगे रुधिर का 2 बार, तो ये क्या करता है, धमनी के द्वारा, धमनी के द्वारा जब क्या करता है बायां अलिंद पे जाता है, तो ये बायां अलिंद जाने के बाद ये क्या करता है, फैल जाता, ये दायां नहीं, दायां अलिंद आने के बाद क्या करता है, ये पूरा इकट्ठा हो जाता है। जब ये इकट्ठा हो जाता है तो ये इसमें जब दबाव होने लगेगा तो ये सिकुड़ने लगेगा, और सिकुड़ने लगेगा तो ये क्या दायां निलय में चला जाता है। और दायां निलय में जब ये संकुचन होने लगता है तो ये जो गैस का विनिमय होता है, जिसको फेफड़ा, फेफड़ा में चला जाता है, ये फेफड़ा में चला जाता है, और फिर फेफड़ा में चला जाता है, और उसके बाद फिर है जो ऑक्सीजनित, जो बायां अलिंद है, यानी इसको हम लोग ये महाधमनी के द्वारा आता है ये, और ये जो आएगा महाशिरा के द्वारा, यानी शिरा के द्वारा आता है। महाशिरा के द्वारा जो ऑक्सीजनित, जब ब्लड जब अलिंद बायां अलिंद पर जाएगा तो इसमें संकुचन होने लगेगा, संकुचन से फिर ये क्या करता है बायां निलय में जाता है, और बायां निलय में जाने के बाद ये क्या करता है, फिर चला जाता है फेफड़े में, और इस तरह से जब फेफड़े में 2 बार जब ब्लड आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं दोहरा परिसंचरण, यानी इस प्रकार जो होगा 2 बार इसका परिसंचरण हुआ, इस तरह से। अब आगे हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 14 नंबर में है कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम लोग जो बात करेंगे, सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं, तो किस प्रकार करते हैं, इसमें बात सौर ऊर्जा जो होता है, एक ऊर्जा होता है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है, यानी सौर ऊर्जा हम लोग सीधे सूर्य से प्राप्त करते हैं। वैसे तो सौर ऊर्जा का हम लोग पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं जलवायु द्वारा किया गया, यानी सौर ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं, जीव जंतु करते हैं, और जलवायु द्वारा किया जाता है। लेकिन आजकल जो सौर ऊर्जा का हम लोग जो प्रयोग करते हैं, इसको सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने के लिए आजकल बिजली उत्पादन किया जाता है इसके द्वारा, और इसका इसका प्रचलन भी ज़्यादा बढ़ गया है, और सौर ऊर्जा से हम लोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए सौर पैनल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सौर पैनल का इस्तेमाल जैसे गांव देहात देखिएगा, जहाँ बिजली की समस्या होती है तो वहाँ सौर ऊर्जा लगा दिया, सौर पैनल लगा दिया, जैसे गली मोहल्ले में जैसे वहाँ पर है कहीं कहीं सौर पैनल लगा दिया, तो इसका हम लोग बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। तो इसका हम लोग देखेंगे कि सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए सौर पैनल का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किन कारकों पर निर्भर करें, यानी चालक का प्रतिरोध, यानी किसी चालक पर जब विद्युत धारा जाती है तो प्रतिरोध क्या करता है कि उसमें चालक में विद्युत धारा को रोकने का काम करता है। तो उसमें कौन सा कारक होता है तो रोकने काम करता है, तो पहला होता है चालक की लंबाई। अगर चालक जितना लंबाई होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही लंबा होता है, यानी चालक की जो लंबाई होती है यानी वो उस पर क्या समानुपाती होती है, यानी जो प्रतिरोध होगा चालक की लंबाई के समानुपाती हो गई, ये जितना चालक लंबा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा रहेगा। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी उसका क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी चालक की जो तार होगा, तार की मोटाई कितना है, अगर तार की मोटाई होगी तो उसमें प्रतिरोध कम लगेगा, अगर तार पतला है तो उसमें क्या होगा प्रतिरोध अधिक लगेगा, तो इस पर निर्भर करता है। तीसरा है चालक की प्रकृति पर, यानी चालक किस टाइप का है, तांबा का है कि एल्युमिनियम का है कि इस टाइप किस तरह का है, तो उस पर निर्भर करता है। तो ये तीन है चालक का प्रतिरोध, पहले चालक की लंबाई पर,
चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। फिर तीसरा है चालक की प्रकृति पर। ये 15 नंबर का जो एक क्वेश्चन ये है। बी नंबर में दिया गया है कि प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम की 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम और 1 ओम होगा। यानी इसमें जो दिया गया R1 बराबर 2 ओम दिया गया है, R2 बराबर 3 ओम दिया गया है और R3 बराबर 6 ओम दिया गया। तो इसमें हम लोग 11 ओम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, किस प्रकार जोड़ेंगे कि 11 ओम आएगा। तो हम लोग इसमें तीनों को देखते हैं कि 11 ओम जो आपका मैक्सिमम है, अधिकतम है, तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम लोग ये तीनों को जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो देखिए श्रेणी क्रम 11 ओम की प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो हम लोग R1 R2 इस प्रकार लिख दिए। उसके बाद समतुल्य प्रतिरोध निकाल दिए, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार जोड़ दिए, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम बराबर हो गया 11 ओम। यानी इस टाइप हो गया 11 ओम प्रतिरोध प्राप्त हुआ। फिर अगला है जो बी नंबर, इसी का है बी नंबर। बी नंबर में दिया है 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सभी प्रतिरोध 1 ओम प्रतिरोध करने के लिए जैसे 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को हम लोग समांतर क्रम में यानी पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। जैसे हो गया समतुल्य प्रतिरोध 1/RP बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 का मान 1/2 है प्लस 1/3 है और 1/6 है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 2 का परिणाम 6 3 बार, इसको एलसीएम पढ़ेंगे तो 6/6 यानी 1 ओम आया। ये हो गया आपका। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे कितना नंबर तक हुआ, 15 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर डायनेमो। डायनेमो क्या है? डायनेमो हम लोग जिसको बोलते हैं जनरेटर। डायनेमो क्या होता है? दिया है क्वेश्चन, डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है और प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्यविधि का वर्णन करें। तो डायनेमो जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर, देखिए इसमें हम लोग देखेंगे डायनेमो जो होता है जिसको बोलते हैं विद्युत जनित। डायनेमो एक विद्युत उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। यानी डायनेमो है एक यांत्रिक ऊर्जा है, जो यांत्रिक ऊर्जा जो विद्युत उपकरण है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। इसका अगर हम लोग बात करेंगे सिद्धांत, इसका सिद्धांत का बात करेंगे तो विद्युत जो चुंबक प्रेरण जो होता है, नहीं विद्युत जनित जो होता है विद्युत चुंबक प्रेरण में काम करती है। जैसे विद्युत चुंबक प्रेरण के काम पर करती है और ये फ्लेमिंग की दक्षिण हस्त पर काम करता है। यानी जो फ्लेमिंग के जो दक्षिण हस्त होता है उस पर भी काम करती है। जब विद्युत जनित की कुंडली को हम लोग चुंबक क्षेत्र में घुमाते हैं तो वो क्या करता है, जब घुमाते हैं तो वो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है और उसमें विद्युत धारा क्या होता है, बहने लगता है। और विद्युत धारा जब प्रेरित होने लगेगा तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम पर वो क्या करता है, विद्युत धारा को प्रेरित करने लगेगा। तो ये आपका ये हो गया सिद्धांत। सिद्धांत होगा, सिद्धांत को हम फिर से देखेंगे। सिद्धांत क्या होता है, ये विद्युत चुंबक प्रेरण में काम करती है। जब हम लोग विद्युत जनित को हम की कुंडली को हम लोग क्या करते घुमाते हैं तो वो क्या करता है, विद्युत धारा प्रेरित करने लगती है और यह जो होता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार ये विद्युत धारा को प्रेरित करने लगती है। इस प्रकार यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। आगे हम लोग देखेंगे रचना, बनावट। बनावट क्या है कि जो जनित होता है उस जनित को हम लोग क्या करते हैं, आयताकार कुंडली यानी जो उसका कुंडली रहता है ABCD एक आयताकार कुंडली है जिसको 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। उस नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में रखते हैं, बीच में रखा जाता है और जो स्थायी चुंबक होता है नॉर्थ और साउथ के बीच रखा जाता है। इसमें 2 विभक्त वलय होते हैं जिसको बोलते हैं R1
जिसको बोलते हैं R1 R2, दो विभक्त वाले होते हैं R1 R2, और दो कारण पुरुष होते हैं जिसको बोलते हैं B1 और B2। ये हो गया B1 और ये B2, ये हो गया R1, ये R2 हो गया, ये B1 हो गया और B2 हो गया, इस प्रकार। और इसमें जो कारण पुरुष जो होता है, इसमें दोनों जो पुरुष होगा यानी B1 और B2 जो होगा वो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ रहेगा। ये हो गया कंस्ट्रक्शन यानी बनावट। अब कार्यविधि किस प्रकार काम करता है, काम करेगा किस प्रकार, देखिए कुंडली जो होगा, कुंडली को जब हम लोग आयताकार कुंडली को जब हम लोग उसको तेजी से घुमाया जाता है, चुंबक क्षेत्र में जब तेजी से घुमाया जाता है, तो कुंडली की जो भुजा होगा यानी जो कुंडली की भुजा ए बी जो होगा, ए बी की जो भुजा होगा और सी डी की भुजा, ए बी की भुजा क्या होता है ऊपर की ओर हो जाता है, ये जो ए बी की भुजा है, ए बी की भुजा ऊपर की हो जाता है और सी डी की भुजा नीचे की ओर हो जाता है। इस प्रकार घूमता रहता है। फिर जब आधा चक्कर लगाता है तो फिर सी डी की भुजा यानी सी डी भुजा ऊपर की ओर हो जाएगा और ए बी भुजा नीचे की ओर चक्कर लगेगा यानी घूमेगी। इस प्रकार जब लगातार जब घूर्णन करती है, तो घूर्णन करने के साथ जब घूर्णन करती है तो उसका विद्युत धारा की दिशा जो होता है, दिशा जो होता है परिणाम बदलते रहता है। और जब परिणाम बदलेगा तो इस प्रकार जब लगातार जब होते रहता है तो इस प्रकार की जो धारा बनती है उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और इस प्रकार के जनित को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित कहते हैं। इस तरह से तो इसको देखेंगे। और ये प्रत्यावर्ती जनित, बस इतने ही। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है